Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about political crisis in Maharashtra. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पहले उनको समझते हैं. तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर देयर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ कोलिशन बाय महा विकास अघाड़ी. तो ये कोलिशन ग्रुप है या कोलिशन पार्टी है विच इज़ एक्चुअली कोलिशन अमंग्स 3 पार्टीज मेनली शिवसेना, एनसीपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनकी कोलिशन से वहाँ पे सरकार चल रही है. दिसंबर 2019 से ही ये सरकार चल रही है, ये कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ महाविकास अघाड़ी. तो यानी कि अभी 5 साल पूरा होने में काफ़ी वक्त बाकी है, हार्डली 2.5 साल पूरे हुए हैं. सो इट इज़ द गवर्नमेंट इज़ इन इट्स मिड वे ऑफ इट्स टर्म. अगर ये कोलिशन देखें आप तो इस कोलिशन में जो लार्जेस्ट पार्टी है वो है शिवसेना और उसी के जो मेंबर हैं उद्धव ठाकरे जी, वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी तक हैं भी. अभी हुआ क्या है कि शिवसेना के अंदर से एक रेबेल लीडर एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया है कि शिवसेना के 37 ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं या एमएलएज हैं जो उनके साथ हैं और वो शिवसेना से बाहर आना चाहते हैं. अब देखिए ये शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे जी या ये जो भी नाम है या पॉलिटिकल पार्टी है ये हमारे किसी काम का नहीं है एज़ फार एज आवर एग्ज़ाम इज़ कंसर्न. बट ये जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें देखना चाहिए. सो हमारे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो इसमें सिग्निफिकेंट होगा इन डेवलपमेंट्स में वो है एंटी डिफेक्शन लॉ एंड गवर्नर्स पावर ड्यूरिंग फ्लोर टेस्ट. तो इन दोनों को एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ और फिर देखेंगे कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर्टिकुलर केस में पर्टिनेंट है. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 एंड थ्रू 52nd Amendment Act it introduced a new schedule to the Constitution which is 10th schedule. एंटी डिफेक्शन लॉ नाम से जैसा आपको पता चल रहा है इट वाज ब्रॉट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इविल्स ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन. पॉलिटिकल डिफेक्शन मतलब इस पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में चले गए, दूसरे पार्टी से निकल के तीसरे पार्टी में चले गए, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन. पॉलिटिकल डिफेक्शन में एक सबसे जो फेमस नाम है वो है गयालाल जी का. गयालाल जी देखिए 1967 में ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट. फर्स्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस टू जनता पार्टी, देन ही केम बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स ही अगेन वेंट बैक टू जनता पार्टी. उसके बाद से ही ये जो डिफेक्शन के जो सिस्टम्स हैं, डिफेक्शन की जो एक्टिविटी है इंडियन पॉलिटी के अंदर उसको हम लोग आया राम गया राम नाम से बुलाने लगे. तो गयालाल जी के नाम के बाद से ही डिफेक्शन की पॉलिटिक्स वाज नोन एज आया राम गया राम. इस पार्टी में आए फिर दूसरे पार्टी में चले गए और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. सरकारें आज तो हैं कल रहें ना रहें इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी. तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया एंड वाज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय मेकिंग 52nd अमेंडमेंट. इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स भी इंसर्ट किए गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191. तो ये जो लॉ है आर्टिकल 100(2) अप्लाइज फॉर एंटी डिफेक्शन केसेज इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 191 अप्लाइज इन एंटी डिफेक्शन केसेज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एमएलएज और एमपीज़ के जो डिफेक्शंस हैं उनको इस दोनों आर्टिकल्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है और इसके कारण ही इंडियन पॉलिटिक में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ पाई. अदरवाइज इंडियन पॉलिटिक हैड बिकम क्वाइट इनस्टेबल बिफोर दिस लॉ केम इनटू इन्फोर्समेंट. तो क्या कंडीशंस हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत फॉर डिस्क्वालिफिकेशन वो एक एक करके देखते हैं. यानी कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या पार्लियामेंट का लेजिस्लेटर हो, अगर वो इन कंडीशंस में आता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. पहला है कि इफ़ ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और votes or does not vote
और वोट टू द कॉन्ट्ररी ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सरल भाषा में बोले, आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, और आप उस कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें, या फिर कांग्रेस पार्टी की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप आपको कह रही है जिस डायरेक्शन में वोट करना है या जिस डायरेक्शन में वोट नहीं करना है इन द पार्लियामेंट, आप उसके खिलाफ एक्ट करें, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि इफ़ द मेंबर हैज़ टेकन ए प्रायर परमिशन फ्रॉम द पार्टी देन इन दैट केस द एक्सेप्शंस कुड बी देयर। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है जिसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा है और वो जीतने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो फिर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, फॉर नॉमिनेटेड एमपीज they can join within 6 months of being nominated to the house any political party. So they can choose or join a political party within 6 months. लेकिन उसके बाद अगर वो political parties को join करते हैं then they will be disqualified. The time is given so that if a nominated MP is not a member of a political party then he can decide to join if they want. लेकिन 6 महीने से बात नहीं. If they do not join a political party during the first 6 months of their tenure and then join a party thereafter, then they will lose their seat in the parliament or state legislative assembly. अब तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन का इशू ही ख़त्म हो गया है, आपको पता होगा। वहाँ पे पहले एंग्लो इंडियंस के लिए प्रोविज़न था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केस में नॉमिनेशन वाली बात सही नहीं होगी। डिस्क्वालिफिकेशन का पावर किसके पास है? Who decides कि whether a member should be disqualified or not? It is simply the presiding officer of a house decides the disqualification. For example, if it is a matter with respect to legislative assembly of the state, then it is speaker of the legislative assembly or chairman of the legislative council. ठीक वैसे ही लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर उसके चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि whether this member should be disqualified or not under anti-defection law. उसके खिलाफ ये anti-defection law लगेगा कि नहीं लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, देयर इज़ नो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अलीज्ड मेंबर। तो कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर फैसला करना ही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के केस के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना टाइम लेकर के फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक आपको और बात याद रखनी है, जब ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें लिखा गया था कि द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुड बी फाइनल। लेकिन आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू बीइंग वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान केस ऑफ 1992 में कहा कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विल नॉट बी फाइनल एंड डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ मे बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ सिंस जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किस किस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो इफ़ द ग्राउंड इज मैलाफाइड पॉवर्सिटी, उस केस में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब अगर स्पीकर ने इम्पार्शियल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी अगर मैलाफाइड है, डाउटफुल है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुड नॉट बी फाइनल इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए एंटी डिफेक्शन लॉ में, द प्रोविज़न ऑफ मर्जर। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर जितने भी उसके लेजिस्लेटर्स हैं उससे 2/3 या उससे ज़्यादा लेजिस्लेटर्स अगर उस पॉलिटिकल पार्टी से निकल करके किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस विल बी नोन एज मर्जर, और मर्जर के केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब ये जो मर्जर वाला प्रोविज़न है वो इस पर्टिकुलर केस में, जो हम लोग महाराष्ट्र के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो क्राइसिस देख रहे हैं, उस केस में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। एकनाथ शिंदे जो रेबेल लीडर हैं, उनका कहना है कि शिवसेना के 55 लेजिस्लेटर्स में से 36 उनके पास हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि शिवसेना के 2/3 से भी ज़्यादा लेजिस्लेटर्स रेबेल कर चुके हैं, और अगर ये 2/3 से भी ज़्यादा लेजिस्लेटर्स
शिवसेना के खिलाफ जाते हैं और शिवसेना से बाहर निकल के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिफेक्शन, रादर इट विल बी कॉल्ड मर्जर, और मर्जर के केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो ये अब देखने वाली बात है कि एक्चुअली में 37 मेंबर्स आउट ऑफ 55 ऑफ शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं या नहीं। अभी ये 37 मेंबर्स उनके साथ हैं या नहीं हैं उसका फैसला तो तभी हो पाएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट कब होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर के क्या पावर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सच सिनेरियोस, वो भी एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर शैल समन द हाउस एट ए टाइम एंड प्लेस एज ही और सी थिंग्स फिट। तो लेजिस्लेटिव, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने का अधिकार गवर्नर के पास है, पावर उनके पास है। तो अभी हो सकता है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को के सेशन को बुलाएं गवर्नर और वहाँ पे फिर फ्लोर टेस्ट करा लें। लेकिन आर्टिकल 163 में साथ ही साथ ये लिखा है कि गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हो सकता है कि वहाँ पे चूंकि सरकार अभी शिवसेना की है तो शिवसेना गवर्नर को बोले कि नहीं, आपको अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाना ही नहीं है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाओगे ही नहीं तो फ्लोर टेस्ट होगा नहीं, फ्लोर टेस्ट होगा नहीं तो सरकार कुछ महीने बच सकती है और फिर बीच में कुछ शायद से उपाय लग जाए। सो ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकल्स हैं इनको देख करके समझ नहीं आता है, सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी आर्टिकल्स, इनको देख करके समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को बुलाने का पावर है किसके पास। गवर्नर क्या खुद से बुला सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही गवर्नर हाउस को सेशन में बुला सकते हैं? क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे बुलाएंगे तब तो महाराष्ट्र की सरकार अभी के लिए बच सकती है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हमें देखना चाहिए, दैट इज़ नेबाम राबिया केस। ये केस हुआ था 2016 में। ऐसा ही कुछ सिनेरियो बना था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे गवर्नर जो है सेशन बुला ही नहीं रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने के बावजूद भी, क्योंकि उस केस में वो चाह रहे थे कि थोड़ा और वक्त मिल जाए डिफेक्शन करने का, इंटरनल सेटिंग करने का। वैसे ऐसी कुछ बातें थी उस टाइम में। यू जस्ट हैव टू कीप दिस माइंड कि नेबाम राबिया केस अरुणाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का सिनेरियो बना था 2016 में, और उस केस में नेबाम राबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ तक तो देख के लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार अभी बच जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार कहेगी नहीं हाउस को बुलाओ, और ना हाउस आएगा सेशन में, ना फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन नेबाम राबिया केस में एक और बात कही है कोर्ट ने, बट द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इफ द गवर्नर हैड रीजन्स टू बिलीव दैट द चीफ मिनिस्टर एंड हर और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, अ फ्लोर टेस्ट कुड बी ऑर्डर्ड। तो अगर इस प्रोविज़न को देखा जाए तो इससे साफ साफ क्लियर है कि नेबाम राबिया केस के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं, और फिर शिवसेना को प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी है, और अगर नहीं है तो फिर उद्धव ठाकरे जी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना होगा। फ्लोर टेस्ट क्या होता है वो भी ब्रीफली देख लीजिए। फ्लोर टेस्ट में सरकार को आकर के ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर प्रूव करना होता है कि मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द लेजिस्लेटर्स आर सपोर्टिंग, मीन्स दे इंजॉय द कलेक्टिव सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स। तो ये जो फ्लोर टेस्ट का प्रोविजन है इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। When the assembly is not in session, even then the governor may call for floor test, ऐसा साफ साफ लिखा है। तो अब कोई दिक्कत है नहीं, गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। नेबाम राबिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन इन द फ्लोर टेस्ट देन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट केस हमें देखना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान केस ऑफ 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिलीज सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नर्स वाइल कंडक्टिंग फ्लोर टेस्ट। तो सबसे पहला गाइडलाइन है कि गवर्नर में कॉल अ फ्लोर टेस्ट इफ़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस। तो अगर गवर्नर को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट ओनली कि वहाँ की जो सरकार है वो मेजॉरिटी लूज़ कर चुकी है, तभी जाकर के वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे।
When conducting a trust vote, the governor shall not favor any political party. गवर्नर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखाना चाहिए. And governor's right to ask for floor test does not end with the new state government, and it can be rather called in any out टर्म थ्रू आउट. मुद्दा यह है कि गवर्नर का काम बस ये नहीं है कि सरकार बनने टाइम में इलेक्शन के जस्ट बाद फ्लोर टेस्ट प्रूव करवाए. गवर्नर को कभी भी ऐसा लगेगा 5 साल के टर्म में बीच में भी कि सरकार मेजॉरिटी लूज कर रही है, जैसे अभी मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के केस में आप देख रहे हैं, 5 साल तो पूरे हुए नहीं है, 2.5 साल ही हुए. गवर्नर को अगर लगता है कि सरकार ने मेजॉरिटी लूज कर दिया है तो उस केस में गवर्नर कैन कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट. लेकिन हाँ, गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना इंक्लिनेशन ना दिखाएं व्हेन फ्लोर टेस्ट इज गोइंग ऑन. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द गवर्नर्स इन शिवराज सिंह चौहान केस ऑफ 2020. इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एक्चुअली आस्क्ड दिस ईयर्स प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स, जो 5 जून को हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स, उसमें ये सवाल आया था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Mission Karm Yogi, and this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view, especially from sub-segment inculcation of civil services foundational values. क्या है मिशन कर्म योगी, जरा देखिए ये भारत सरकार यूनियन कैबिनेट का एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एक स्पेशल तरह की. वैसे तो सिविल सर्वेंट्स की कई सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये जो नई तरह की ट्रेनिंग शुरू की गई है जिसका नाम है मिशन कर्म योगी, उसमें सिविल सर्वेंट्स के अंदर कर्म के प्रति भावना डेवलप करने की तरफ फोकस रखा जाएगा, उस तरीके से उनको डेवलप किया जाएगा. तो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक कर्म योगी होते हैं, एक फल योगी होते हैं. जैसे आपने सुन रखा होगा ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो वहीं से आया कर्म योगी या फल योगी. जो कर्म योगी होता है वो निष्काम कर्म करता है. जैसे ये इंसान मान लीजिए कर्म योगी है, तो ये इस पेड़ के पौधे को पानी दे रहा है बिना इस उम्मीद के कि इस पौधे से फल निकलेगा जो मुझे खाने को मिलेगा. तो ऐसा इंसान होता है कर्म योगी, जो बस अपना काम करता है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, विदाउट एनी होप और एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न. दूसरे होते हैं सकर्म योगी या निष्काम कर्म वाले, तो ये हो गए सकाम कर्म वाले या फल योगी, जो पौधे में पानी इस उम्मीद से डाल रहे हैं कि इससे फल निकलेगा जो मुझे खाने को मिलेगा. तो सिविल सर्वेंट्स को ऐसा होना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म योगी होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. तो कई सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो इस उम्मीद में काम करते हैं कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और अच्छी और अच्छा मुझे पोजीशन मिलेगा, अच्छी पोस्टिंग होगी. तो ये हो गया सकाम कर्म या फल योगी. सिविल सर्वेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे नीड टू एक्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस समटाइम्स इवन व्हेन डू नॉट गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो यही गोल है मिशन कर्म योगी का कि सिविल सर्वेंट्स को कर्म योगी बनाए, निष्काम कर्म के प्रति इंस्पायर किया जाए. तो व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्म योगी? टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स सो दैट दे कैन रिमेन entrenched टू द इंडियन कल्चर ऑफ निष्काम कर्म, मेक देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, मेक देम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. ये सब है मिशन कर्म योगी का गोल. मिशन कर्म योगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जिसका नाम है आई गॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म. इसमें टोटल मिशन कर्म योगी में इनिशिएटिव के अंतर्गत टोटल 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाएगा. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अब इसके अंदर लाया जा रहा है. कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो एक पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाया गया है, a public human resource council that will be including some union ministers, chief ministers, eminent public HR practitioners and all, जिसके चेयरमैन होंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. और ये जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, इट विल गिव स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस फॉर मिशन कर्म योगी implementation. A special purpose vehicle will be developed for operating and digital assets under Mission Karma Yogi, and a coordination unit under Mission Karma Yogi will be established which will be headed by cabinet secretary. तो इस तरीके से मिशन कर्म योगी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा.
तो ये सब पॉइंट्स जो है पीटी से पहले याद रख लेना। ये सब पॉइंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मिशन कर्मयोगी के अंदर कोऑर्डिनेशन यूनिट को कौन हेड करेगा, या फिर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ऑफ मिशन कर्मयोगी, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे या कौन उसका चेयरमैन होगा। मेंस में कैसे इस्तेमाल करें मिशन कर्मयोगी का, तो मान लीजिए कि गवर्नेंस चैप्टर में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे सवाल आ जाए तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में तो आप कर ही सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर कैसे सिविल सर्विसेज फाउंडेशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए, या क्या स्टेप्स ले रही है सरकार सिविल सर्विसेज फाउंडेशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए। उसमें आप लिख सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी हैज़ बिन ब्रॉट रिसेंटली। करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने $47 मिलियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अंडर मिशन कर्मयोगी इन ऑर्डर टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो समझिए कि $47 मिलियन फंडिंग सपोर्ट मिला है भारत सरकार को मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बालिका पंचायत एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बालिका पंचायत क्या है पहले ये समझते हैं, फिर देखेंगे करंट डेवलपमेंट। 11 से 21 साल के लोग, ज़्यादातर गर्ल्स, ये अपने अपने गाँव में एक स्पेशल पंचायत का गठन करेंगी जिसको कहा जाएगा बालिका पंचायत। 11 से 21 साल उम्र होगी, क्योंकि 21 साल के बाद तो बाकी पंचायत में वो हिस्सा कर सकती हैं, जो नॉर्मल पंचायत उसमें हिस्सा ले सकती हैं। 11 से 21 साल और बालिका पंचायत। एंड इसमें ये जो बालिका पंचायत होगा इसका मुख्य काम होगा सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंश्योर कराना गर्ल चाइल्ड का, रिमूव एविल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी लाइक चाइल्ड मैरिजेज एंड डाउरी सिस्टम। और बालिका पंचायत से फ़ायदा ये होगा कि गर्ल्स विल डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड इन दिस वे वी कैन एक्सपेक्ट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये गर्ल्स जो आज बालिका पंचायत रन करेंगी, इन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं आपके फ्यूचर में ये पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें एंड दिस इज़ हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन पॉलिटिक्स विल इंक्रीज। अभी बालिका पंचायत क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि गुजरात के कम से कम 5 या 6 ऐसे गांव हैं, खासकर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे बालिका पंचायत सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। दिस बालिका पंचायत सिस्टम इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 5 or 6 villages have been implemented by Women and Child Development Welfare Department of Gujarat government under बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी ये प्लान कर रही है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बालिका पंचायत शुड बी मेड पैन इंडिया। तो अभी ये बस प्लानिंग स्टेज में है, इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू बैट स्पीसीज दैट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के सवाल आ जाते हैं प्रीलिम्स में, खासकर एक एक करके देखते हैं। करंट डेवलपमेंट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट्स ने एक नया तरह का बैट स्पीसीज ढूंढ निकाला है इन मेघालय। दिस न्यू बैट स्पीसीज हैव बीन फाउंड नियर नोंगखिलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मेघालय एंड इट हैज़ बीन गिवन नेम ग्लिस्क्रोपोस मेगालिनस। ग्लिस्क्रोपस मेगालिनस। ये जो बैट स्पीसीज है इसकी खासियत ये है कि इट इज़ थिक थम्ड बैट स्पीसीज। इसका थम जो है क्वाइट थिक है, देखो बाकी सारे फिंगर्स कितने पतले से हैं, थंब इज़ क्वाइट थिक एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ नोन एज थिक थम्ड बैट स्पीसीज। अब थिक थम्ड बैट स्पीसीज की खासियत ये है कि ये एशिया में पहली बार, पूरे साउथ एशिया में पहली बार थिक थम्ड बैट स्पीसीज पाया गया। अदरवाइज इंडिया तो छोड़ दीजिए, पूरे साउथ एशिया में इसके पहले तक थिक थम्ड बैट स्पीसीज नहीं पाए जा रहे थे। पहली बार ये थिक थम्ड बैट स्पीसीज पाया गया है पूरे साउथ एशिया में, और वो भी हमारे देश इंडिया में पाया गया है। अब बैट स्पीसीज़ की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर टोटल 131 टाइप्स के बैट्स हैं, या 131 टाइप के बैट स्पीसीज़ अब हो गए हैं, जिसमें से अकेले मेघालय में 67 टाइप्स के बैट स्पीसीज़ हैं। मींस पूरे इंडिया भर में जितने तरह के बैट्स पाए जाते हैं उसमें से अकेले 51% टाइप के बैट्स अकेले मेघालय में मिलते हैं। अगर बैट स्पीसीज़ की बात करें, इस पर्टिकुलर थिक थम्ड बैट स्पीसीज़ की बात करें, तो ये बैम्बू ड्वेलिंग बैट है, यानी कि बैम्बू के जो बीच का स्पेस होता है ना, वहाँ पे ये रहता है। फ्लैटेंड स्कल, स्टिकी पैड्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी इको लोकेशन कॉल्स पे ये काम करता है। इको लोकेशंस, वैसे तो इको लोकेशन इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ बैट्स, नॉट जस्ट फॉर दिस थिक थम्ड बैट।
तो इको लोकेशन क्या होता है जिसके मदद से बैट्स काम करते हैं या मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो ज़रा देखते हैं। देखो, बैट्स हैव फ्लॉड विजन, यानी कि बैट्स को ठीक से दिखता नहीं है। देयर आई रॉड्स आर कलर इनसेंसिटिव, यानी इनको ठीक से कलर नहीं दिखता है। 10 थिंग्स अपीयर पिच ब्लैक टू देम, ज़्यादातर चीज़ें इनको ब्लैक दिखती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अपने शिकार को पकड़ते कैसे हैं, आखिर ये ट्रैवल उड़ते कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, अपने शिकार को ये कैच कर से करते हैं। तो आंसर इज इको लोकेशन। इको लोकेशन इज द टेक्निक दैट इज़ यूज्ड बाय बैट्स इन ऑर्डर टू कैच देयर प्रे। इको लोकेशन क्या होता है? तो बैट्स हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड रिलीज करते हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है जा करके इनके प्रे से टकरा करके जब रिटर्न आता है तो उसको ये रिसीव करके समझ जाते हैं कि इनका प्रे किस डायरेक्शन में और किधर जा रहा है। तो एक्चुअली बैट्स आर हैविंग इनबिल्ट नेचुरल सोनार, जिसकी मदद से ये लोग अपने प्रे को टारगेट करते हैं और इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। बैट्स आप देखते होंगे रात में उड़ते रहते हैं लेकिन कभी भी दीवारों से नहीं टकराते, वो इसलिए क्योंकि दे वर्क ऑन द आइडिया ऑफ इको लोकेशन। तो उनको दिखता नहीं है फिर भी दे नेवर गेट कोलाइडेड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बागजन ब्लोआउट इम्पैक्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 एनवायरमेंट ऑफ असम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले बागजन ऑयल फील्ड में उसका जो वेल नंबर 5 था वो एक्सप्लोड कर गया था, और उसके बाद ये 100 दिनों तक एक्सप्लोजन के कारण इमिशन होता रहा। ये फायर जो है इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 100 डेज। फिर सिंगापुर से एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने इसको बुझाया। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस बीपी काताकी साहब के चेयरमैनशिप में 5 मेंबर की बॉडी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। 5 मेंबर की पैनल बनाई जस्टिस बीपी काताकी के चेयरमैनशिप में इन ऑर्डर टू इंक्वायर अबाउट दिस बागजन ऑयल फील्ड की आखिर ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों और उससे आसपास की सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो ये हो गया कि जो बागजन ऑयल फील्ड एक्सप्लोजन हुआ था उसके लिए जो इंक्वायरी कमीशन थी उसके चेयरमैन कौन थे। आंसर इज जस्टिस बीपी काताकी। पहले ये याद रखिएगा। अब जरा देखते हैं करंट न्यूज़। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसने अपना रिपोर्ट रिलीज कर दिया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या आसपास के इकोसिस्टम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो इस कमेटी ने बताया है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से लगभग 900 मीटर के डिस्टेंस पे ये एक्सप्लोजन हुआ है, और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है मागुरी मोटापोंग वेटलैंड। और इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के मागुरी मोटापोंग वेटलैंड पे सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इकोलॉजिकल निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस बागजन ऑयल फील्ड एक्सप्लोजन। क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो आई होप आप सिनेरियो समझ रहे हैं। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से 900 मीटर की दूरी पे ये एक्सप्लोजन हुआ। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर मागुरी मोटापोंग वेटलैंड में सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है जरा देखिए। बर्ड्स रिचनेस हैज़ डिक्लाइंड बाय 85% इन द वेटलैंड एरिया एंड 59% in the surrounding grassland area. Fish richness has declined by 71%, which has affected livelihood of people living in those areas. Dolphin abundance have declined by 89%. And according to experts, it may take up to 2 to 21 years for the species population to replenish itself to the earlier stage. तो कभी भी मान लीजिए कि सवाल आ जाए इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ऑन सराउंडिंग इकोसिस्टम, तो वहाँ पे आप ये बागजन ऑयल फील्ड इम्पैक्ट और इसकी कमिटी के रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये डाटा आप याद कर लेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन या इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम पे लिखने में मदद मिलेगी। तो पीटी पर्सपेक्टिव से जस्टिस बीपी काताकी याद रखना, मेंस पर्सपेक्टिव से ये कुछ डाटा याद कर लेना। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लान प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया इज हाइयर देन अर्बन एरिया, दिस इज रॉन्ग। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन फीमेल इज लोअर देन मेल्स, दिस इज राइट।
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. इट वॉज 550%. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.